हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइज। आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मॉक टेस्ट 2। मॉक टेस्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी और वीडियो के एंड में भी आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम 120 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो हमारा पैटर्न है जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, उसी को फॉलो करते हुए 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के रहेंगे। आपका सेफ स्कोर होगा 85+। ठीक है, जैसे हमारा सिलेबस दिया गया है, जीके से 30 क्वेश्चन होंगे, अकाउंटिंग से 30 और बाकी जितने भी सेक्शन है उनसे 10 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है। ये फ्री मॉक टेस्ट है और फुल लेंथ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन गाइस, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हैज बीन नेम्ड बाय गूगल एज वन ऑफ द टॉप रिसर्चर्स ऑफ इट्स वल्नरेबिलिटी रिवार्ड प्रोग्राम इन फरवरी 2022। ये करंट अफेयर से लिया गया है। पहला क्वेश्चन हमारे पास करंट अफेयर से है और ये फरवरी 2022 का करंट अफेयर है। ऑप्शन आपके पास है अमन पांडे, श्रुति पाठक, तेज प्रकाश अग्रवाल, सतीश गुप्ता। इसका जो सही आंसर है गाइस वो है अमन पांडे। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप करंट अफेयर को भी साथ साथ में पढ़ रहे होंगे। सो ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस मैंने करंट अफेयर से लिए हैं। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विसेज इन फरवरी 2022। तो वाटर टैक्सी, एक एयर टैक्सी भी चलाई गई थी जो चंडीगढ़ में चलाई थी, तो ये वाटर टैक्सी है, कंफ्यूज नहीं करना है आपने उसके साथ। तो ये कहाँ पर चलाई गई, मुंबई, गांधीनगर, कोची या फिर चेन्नई। इसका जो सही आंसर है वो है मुंबई, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड विद द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2022 इन फरवरी 2022। फरवरी से ही करंट अफेयर लिए गए हैं। योहन पूनावाला, आशीष दावे, अनिल कुमार, रितेश अग्रवाल। सो इसका जो सही आंसर है वो है ए योहन पूनावाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैज ऑर्गेनाइज्ड अ डार्कथॉन 2022 टू फाइंड सॉल्यूशंस टू काउंटर ड्रग ट्रैफिकिंग थ्रू डार्क नेट इन फेब 2022। तो ये जो डार्कथॉन 2022 है ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने चलाया है, किस गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन ने ऑर्गेनाइज किया था, और ये ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। तो जब आप ड्रग ट्रैफिकिंग देखोगे तो भी आपको यहाँ से आंसर जो है मिल जाएगा। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड ड्रग्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। इसका जो सही आंसर है वो है एनसीबी, जो काफी ज्यादा न्यूज में भी रही है। तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया टू एनेबल वल्नरेबल पॉपुलेशंस टू ओवरकम पॉवर्टी। तो पॉवर्टी से रिलेटेड है, तो किसने चलाया है, हार्वेस्ट प्लस, खेती बाड़ी, यूनिवर्सल वर्सेटाइल सोसाइटी, ग्राम्या रिसोर्स सेंटर फॉर वुमेन। इसका जो सही आंसर है वो है हार्वेस्ट प्लस। ठीक है, ग्रामीण फाउंडेशन, तो हार्वेस्ट प्लस, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। आगे हमने इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन लिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन में मैग्ना कार्टा किस एक्ट को कहा जाता है, वुड डिस्पैच, सैडलर कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904, रैली कमीशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है वुड डिस्पैच। तो ये जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मर्ज विद कांग्रेस इन 1886। 1886 में कांग्रेस के साथ किस ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज किया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन लीग। तो मर्ज किया था हमने इंडियन नेशनल एसोसिएशन को, तो बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इंडिया का लास्ट वाइसरॉय कौन था, रिचर्ड वेल्सले, वैरन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसका जो सही आंसर है, हम सबको पता है भारत का लास्ट वाइसरॉय था लॉर्ड माउंटबेटन। तो सी यहाँ पर हमारे लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906। अब आपको पता है मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, 1905 में सूरत स्प्लिट हुआ था, ये भी हमें पता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है गाइस, ये जेकेएस एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपके पास कोलकाता, मुर्शिदाबाद, ढाका या फिर लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ढाका, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो डिमांड थी पाकिस्तान के लिए वो मोहम्मद अली जिन्ना ने जब की थी तो कौन से ईयर में की थी, 1938 में, 1940 में, 42 में, 44 में। जो ये डिमांड थी पाकिस्तान के लिए ये आई थी गाइस 1940 में। सो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। अब ये हमने ट्रांसपोर्ट से लिया है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो आपका एक टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है भारत का, NH5, NH6, NH7, NH8। इसका जो सही आंसर है वो है NH7, सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो विड्थ है हमारे स्टैंडर्ड गॉग की वो क्या है, 1.5 मीटर, 1.44 मीटर, 1 मीटर, 0.75 मीटर। जो स्टैंडर्ड वाले गॉग की जो रेलवे में विड्थ है वो है 1 मीटर। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्विस कैनाल को कब कंस्ट्रक्ट किया गया था, 1849, 1859, 1869, 1879। तो स्विस कैनाल काफी ज्यादा न्यूज में रही थी इस बार, क्योंकि वहां पे एक बड़ी सी माइटी शिप जो है वो अटक गई थी काफी टाइम तक। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, 1869। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आप ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से भी बोल सकते हैं, साथ में आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी ये क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्विस कैनाल सही है, कौन से सीज को कनेक्ट करता है स्विस कैनाल, मेडिटेरेनियन एंड रेड सी, ब्लैक एंड द मेडिटेरेनियन सी, द नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी, बाल्टिक एंड द व्हाइट सी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। आंसर है मेडिटेरेनियन एंड द रेड सी। सो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कौन सी कंट्री हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क। रेलवे से क्वेश्चन लिया गया है, यानी कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का ही क्वेश्चन है। तो रेलवे नेटवर्क में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, ब्राजील की, यूएस की, कनाडा की, रशिया की। इसका सही आंसर है द यूएसए। सो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में इंडिया की क्या रैंक है रेलवेज में। विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019
डील्स विद द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ लीडर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंट एग्जाम में आया हुआ है। आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर है वो है सेक्शन 16 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ए इसका सही आंसर है। जो आपका टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, वहाँ से ये क्वेश्चन हमने उठाया है। सो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। यहाँ पे बोला है एनवायरमेंटल स्टडीज एम्स एट डेवलपिंग। तो एनवायरमेंटल स्टडीज जो हम पढ़ते हैं वो क्या चीज़ को डेवलप करने में हेल्प करती है? अंडरस्टैंडिंग लोकल एनवायरमेंट एनवायरमेंटल इशू, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल एनवायरमेंट एनवायरमेंटल इशू, टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है गाइस वो है ऑल ऑफ द अबव, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है राजा रहीम उल्ला खान रजौरी प्रिंसिपैलिटी में रूल किए कब? जनवरी 1845, अक्टूबर 1846, फरवरी 1844, जनवरी 1846। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अक्टूबर 1846। ठीक है, अक्टूबर 1846 बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मियान हथू एज अ गवर्नर ऑफ रजौरी किसने अपॉइंट किया था? राजा रहीम उल्ला खान, महाराजा गुलाब सिंह, राजा अगर उल्ला खान, महाराजा रंजीत सिंह। ये क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैंने वहीं से उठाए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है महाराजा गुलाब सिंह। सो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डेजर्ट रिवर्स इन इंडिया विच फ्लो फॉर सम डिस्टेंस एंड आर लॉस्ट इन द डेजर्ट। रिसेंट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है सोनाई, गंदक, माचू, कोसी। इसका जो सही आंसर है कौन सी रिवर है जो कुछ डिस्टेंस के बाद जो है डेजर्ट में खो जाती है, गुम हो जाती है, ये है माचू। सो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस हमारे पास इकोलॉजी से है। द टर्म इकोलॉजी वाज एक्चुअली कॉइन्ड बाय एरिस्टोटल, रीटर, लिनाइस, ओडम। तो इसका जो सही आंसर है वो है रीटर। सो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ लेक विथ रिच न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज। ऐसे लेक जिसमें काफी ज्यादा अच्छे रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? यूफोटिक, यूट्रोफिक, एपोटिक, ओलिगोट्रोफिक। सो इसका जो सही आंसर है वो है यूट्रोफिक। बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एन एंटायर कम्युनिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। इंटर रिलेशनशिप की स्टडी हम करते हैं एनवायरमेंट और उस कम्युनिटी के बीच में, उसको हम ऑर्टिकोलॉजी, रिसोर्स इकोलॉजी, स्पीशी इकोलॉजी या साइनिकोलॉजी बोलते हैं। तो इसको कहते हैं हम साइनिकोलॉजी। ठीक है, सो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आप मेरे साथ साथ आंसर दे रहे होंगे और काउंट कर रहे होंगे कि आपके जीके में कितना स्कोर आ रहा है। सैलिनाइजेशन कैन बी डिफाइंड। सैलिनाइजेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स इन द बॉडी, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स इन द वाटर, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स इन एनिमल, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स इन द सॉइल। सैलिनाइजेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स इन द सॉइल। सो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है जम्मू कश्मीर में इनमें से कौन सी पार्क लोकेटेड है? दाचीगाम नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट या नामेरी। इसका जो सही आंसर है वो है दाचीगाम नेशनल पार्क। सो ए बिल्कुल सही आंसर है। जम्मू कश्मीर में टोटल कितनी पार्क्स है? दाचीगाम, किश्तवाड़, सलीम अली और काजीनाग 4 है। और जो हेमिस थी ईस्ट वाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, अब वो लद्दाख में है, सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच स्ट्रैटेजी हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवैम्पिंग द इंडियन मैरीटाइम सेक्टर। तो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, मैरीटाइम इंडिया विजन 2032, मैरीटाइम इंडिया विजन 2035, मैरीटाइम इंडिया विजन 2040। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। सो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 27th क्वेश्चन विच लेक इज लोकेटेड ऑन एंड रूट टू श्री अमरनाथ केव। अमरनाथ केव की तरफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंट एग्जाम में आया था। कौन सा जो लेक है वो लोकेटेड है? नीलनाग, कोसरनाग, मनसबल या शेषनाग। तो अमरनाथ केव में क्योंकि शिवजी जो शिवलिंग है वहाँ पर सांप होते हैं, शेषनाग होते हैं, तो वहाँ से भी आप याद रख सकते हो कि अमरनाथ केव के पास शेषनाग लेक है। सो डी आप याद रख सकते हैं यहाँ से। ज़ंस्कार नाला इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ज़ंस्कार नाला इनमें से कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? चनाब, रावी, तवी, इंडस। तो ये है गाइस इंडस की ट्रिब्यूटरी। सो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रिवर एंड लेक्स जो आपका जम्मू कश्मीर का टॉपिक है वहाँ से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। जम्मू कश्मीर टीम फॉर डीफ गॉट फर्स्ट पोजीशन इन फॉर वर्ल्ड फर्स्ट डीफ जूडो चैंपियनशिप, जो कहाँ पर हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर ने फर्स्ट पोजीशन लाई है और ये हुआ था फ्रांस में। अगर आपने मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर देखे हैं जेके एग्जाम क्रैकर पर, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास है मेट्रोलॉजिकल इनॉग्रेट्स इंडिया हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इंडिया का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर अभी इनॉग्रेट किया, लेह में, करगिल में, कुलगाम, अनंतनाग। तो यही मैंने करंट अफेयर से यही क्वेश्चन लिया है। अगर आपने वहाँ पर मेरे क्वेश्चन देखे हैं तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। इसका आंसर है ए लेह। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा कंप्यूटर का सेक्शन, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेंगे। 31st क्वेश्चन हमारे पास है कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इन्फॉर्मेशन। इसको हम क्या कहते हैं? डेटा को कलेक्ट करना और उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग, नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है वो है प्रोसेसिंग। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कंप्यूटर कौन सा फंक्शन इनमें से नहीं कर सकता है? क्या वो ह्यूमन इमोशन शो करता है, इनोवेट और क्रिएटिव है, अपने डिसीजंस खुद लेता है, या इनमें से कोई भी फंक्शन जो है कंप्यूटर खुद से परफॉर्म नहीं कर सकता? इसका आंसर है डी, इनमें से कोई भी फंक्शन। इमोशनल तो कंप्यूटर होता ही नहीं है, इट इज अ मशीन। इनोवेटिव, क्रिएटिव तब तक नहीं होगा जब तक हम खुद से उसमें कुछ इनोवेशन ना करें एंड खुद से डिसीजन वो नहीं ले सकता है। सो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्वड इन वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, प्रोसेस, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। सो द करेक्ट आंसर इज डी, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। ये सीक्वेंस है करेक्ट ऑर्डर जो ऑपरेशन वर्किंग होता है कंप्यूटर में। सो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है एक हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा है जिसमें कंबाइंड प्रॉपर्टीज किसकी होती हैं? सुपर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स की, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स की, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स की, सुपर एंड मिनी कंप्यूटर्स की। आपको पता है इसका आंसर? इसका आंसर है सी, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स का हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रॉपर्टीज होती हैं। 35th क्वेश्चन हमारे पास है इनमें से फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो, क्वांटम, परम, 10,000 एंड IBM चिप्स। सो हमें पता है क्वांटम कंप्यूटर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है आफ्टर सुपर कंप्यूटर। सो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ज्योग्राफिकल यूजर इंटरफेस को किस जनरेशन में हमने इंट्रोड्यूस किया था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? सो इसका जो आंसर है वो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में GUI इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको इंट्रोड्यूस किया था। सो डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
37th क्वेश्चन हमारे पास है कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। कंप्यूटर को हम किसके लिए यूज नहीं कर सकते हैं? गैदरिंग डाटा, कैलकुलेटिंग डेटा, कंपेयरिंग डेटा, अरेंजिंग डेटा। सो कंप्यूटर को हम यूज नहीं कर सकते हैं एज गैदरिंग डेटा, बाकी सभी फंक्शंस ही परफॉर्म करता है। सो ए इज द राइट आंसर। 38th क्वेश्चन हमारे पास है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर वुड यू सजेस्ट टू एन एम्प्लॉय हु रिक्वायर्स टू प्रिपेयर डिफरेंट रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस एंड प्रेजेंट देम टू डिफरेंट क्लाइंट्स इन डिफरेंट सिटीज। इनमें से कौन सा कंप्यूटर आप ऑफर करेंगे, सजेस्ट करेंगे एक ऐसे एम्प्लॉय को जो कि प्रेजेंटेशन बनाता है, डिफरेंट रिपोर्ट्स उसको बनानी होती है, क्लाइंट्स से उनको डील करनी होती है, या आप उनको सुपर कंप्यूटर देंगे, मिनी कंप्यूटर देंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर देंगे, या फिर लैपटॉप्स देंगे? ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे तो उनको लैपटॉप देंगे। जितने भी आपने काम करते हुए एम्प्लॉयज को देखा है, सभी के हाथ में क्या होता है? लैपटॉप, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। सो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर से है फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। देखिए फर्स्ट कंप्यूटर बोला है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर नहीं बोला है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ऑप्शन है परम, सिद्धार्था, महावीर, टाइटन। सो द करेक्ट आंसर इज सिद्धार्था। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर सेक्शन का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम। स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर जो वन पर्सन एट अ टाइम यूज कर सकता है। नेटबुक, सुपर कंप्यूटर, ऑल इन वन, पर्सनल कंप्यूटर। ऑब्वियसली बात है, जो पर्सनल कंप्यूटर है वो वन पर्सन एट अ टाइम यूज करेगा। सो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गाइस यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन फ्रॉम द कंप्यूटर सेक्शन कंप्लीट होते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका स्कोर क्या रहा। 10 क्वेश्चन को हमने 3 मिनट्स में डिस्कस किया है, तो हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अपना स्कोर साथ साथ में आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी हम इंग्लिश वाले सेक्शन को डिस्कस करेंगे, जिसमें से अगेन 10 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। मीनिंग ऑफ रैलिश। रैलिश का मतलब क्या होता है? सैवियर, विंडिकेट, अवेल, डिजायर। इसका मतलब होता है अवेल, रैलिश का मतलब होता है अवेल। सो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन डैश माउंटेन्स। द, नो आर्टिकल, ए एन। आर्टिकल से ये क्वेश्चन लिया गया है, सो इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा द माउंटेन्स। दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन द माउंटेन्स। सो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है यू कुड ओबे योर पेरेंट्स, मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, कैन या शुड ओबे योर पेरेंट्स। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। सो मस्ट इसका सही आंसर है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास जंबल वर्ड्स हैं। आई हैव रिस्क टेकन सेविंग हर इन ग्रेट। तो इनमें से क्या जंबल वर्ड्स को जब आप करेक्ट ऑर्डर में लगाओगे तो आएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस? इसका आंसर आएगा आई हैव टेकन अ ग्रेट रिस्क इन सेविंग हर। आई हैव टेकन अ ग्रेट रिस्क इन सेविंग हर। सो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छे से इसको पॉज करके पढ़िएगा और फिर आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द क्लॉथ मर्चेंट हैज परचेज्ड 2 बेल्स ऑफ क्लॉथ, बेल्स ऑफ क्लॉथ, बाइल्स ऑफ क्लॉथ, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है बेल्स ऑफ क्लॉथ। ठीक है, सो BALES। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है ही गिव्स द डैश डैश illusion या illusion of knowing exactly what needs doing but I wonder if he really does। so इसमें जो सही ऑप्शन आपके पास लगेगा वो लगेगा illusion। ठीक है, तो बी यहाँ पे आप डाल सकते हो कि बी इज द राइट आंसर। दो ही ऑप्शन आपको दिए गए थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है चूज द करेक्ट साइनोनियम ऑफ द वर्ड पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वाइड एंड एक्सटेंसिव, अबव अदर्स इन रैंक ऑफ अथॉरिटी, या फिर फेमस। सो गाइस यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, यानी कि बाकियों से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रैंक ऑफ अथॉरिटी में जो बाकियों से अलग हो, ऊपर हो, उसको हम पैरामाउंट बोलते हैं। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एंटोनियम से। तो स्टैग्नेंट का एंटोनियम यानी कि अपोजिट क्या होगा? इनर्शिया, प्रोग्रेस, मोबाइल, इफर्वेस्सिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है मोबाइल। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है आई हैव बीन वर्किंग, हैज बीन वर्किंग, वाज वर्किंग, एम वर्किंग फॉर 5 वीक्स विदाउट रेस्ट। इसका आंसर आ जाएगा आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 वीक्स विदाउट रेस्ट। सो ए इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश से हमारा है समवन हैज रोब्ड द बैंक। आपने इसको चेंज करना है वॉइस को। आप कैसे लिखेंगे? द बैंक इज बीन रोब्ड, द बैंक हैज बीन रोब्ड, द बैंक इज रोब्ड, द बैंक हैज रोब्ड। सो द बैंक हैज बीन रोब्ड, बी इसका सही आंसर है। जरूर बताना 10 में से कितने मार्क्स आपको आए हैं इंग्लिश के सेक्शन में। अब हम चलते हैं, अगला हमारे पास है साइंस का सेक्शन। ठीक है, अब हमने साइंस लिया है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड। तो अगर आपने 8th क्लास में साउंड पढ़ा है चैप्टर, तो वहाँ पे ये आपको पता लग जाएगा। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड को हम फ्रीक्वेंसी, नॉइज, लाउडनेस या पिच, हम इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो ए इसका सही आंसर है। ठीक है, कोई भी बॉडी वाइब्रेशन के टाइम पर ही साउंड प्रोड्यूस करती है, अदर देन दैट वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक है, सो ए इसका सही आंसर है। फिर साउंड से ही हमने लिया है लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय पिच, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या फिर टाइम पीरियड। तो लाउडनेस जो होती है उसको हम एम्पलीट्यूड से नापते हैं। ठीक है, मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आगे भी मॉक टेस्ट आएंगे तो एक टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेके आ जाती हूँ। ठीक है, अगला हमारे पास है साउंड किस में ट्रेवल नहीं करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए है मैंने, एयर, वाटर, एयर, वैक्यूम। तो इसका जो सही आंसर है वो है वैक्यूम। वैक्यूम में कभी भी साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगी, उसको कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होता है। द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन एयर, सुनने की क्षमता ह्यूमन एयर की कितनी होती है? तो इसका जो आंसर है वो है ए। ठीक है, 20,000 से 20,000 हज़ार तक। सो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है केमिस्ट्री से है। डैश डैश इज कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्यूरिफाइंग वाटर। ब्रोमाइजेशन, फ्लोरिनेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन। सो इसका जो आंसर है वो है डी। क्लोरिनेशन जो होता है केमिकल मेथड है वाटर को प्यूरिफाई करने का। स्ट्रेटोस्फीयर लेयर हमारे एटमॉस्फेयर की हमें किससे बचाती है? अल्ट्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या नन ऑफ दीस। वो हमें यूवी रेज से बचाती है। सो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो वॉइस बॉक्स है उसको हम और क्या कहते हैं? स्टमक, हार्ट, लैरिंक्स या माउथ। उसको हम कहते हैं लैरिंक्स। ठीक है, सो सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ये भी 8th क्लास की बुक का ही क्वेश्चन है। अगला हमारे पास है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट इनमें से कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, DDT, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसका जो सही आंसर है वो है DDT। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे साइंस के सेक्शन का हमारे पास है रेन मेनली कंटेन्स। बारिश में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर कार्बन टेरा क्लोराइड। रेन में होता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे साइंस के सेक्शन का है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट क्या होता है? लीप ईयर, लाइट ईयर, सेंचुरी, साउंड ईयर। सो करेक्ट आंसर इज लाइट ईयर। सो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डू शेयर विद मी योर स्कोर दैट साइंस में आपको 10 में से कितने मार्क्स आए। ठीक है गाइज, तो चलो
गाइज अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे अकाउंटिंग के 30 क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। पिछले वीडियो से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट और काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं पिछले वीडियो के कंपैरिजन में। सबसे पहला हमारा अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है अकाउंटिंग का। तो इनमें से कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये है डी, सॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट्स विद टैक्स अथॉरिटीज। ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, बाकी आप ये रीड कर लेना, ये तीनों ही अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये PAA पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था। रूट काज क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम का? सोशल अकाउंटिंग, स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर है स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग। सो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, GAAP का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पॉलिसीज नहीं है, प्रोविजंस नहीं है, प्रिंसिपल्स है, ये आपको याद रखना है। सो बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है? इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर एसेट फॉलो करता है, इंक्रीज इन बोथ एसेट एंड लायबिलिटी फॉलो करता है, डिक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर एसेट ये डुअल एस्पेक्ट को फॉलो नहीं करता है गाइस। सो हमारे पास जो सही आंसर है वो है सी। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है, तो सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज कॉजेज। जब कैश विड्रॉ करता है प्रोप्राइटर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, तो क्या इफेक्ट होता है? एक तो डिक्रीज इन एसेट, कैश निकाला है ना, तो कैश कम हो जाएगा और ओनर की कैपिटल भी कम हो जाएगी। ठीक है, जो भी ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स वो कैपिटल को रिड्यूस करती है। तो ए ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अगर एक फिल्म के पास 1 लाख के एसेट्स हैं और उसकी जो लायबिलिटीज है वो 60,000 है, तो उसकी कैपिटल क्या होगी? हमें पता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। तो हमें अगर यहाँ पर कैपिटल निकालना है तो एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। एसेट्स हमारे पास कितने हैं? 1 लाख के हैं, लाइबिलिटी हमारे पास 60,000 की है, तो हमारे पास 40,000 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है? ये वाले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट, वो अच्छे से पढ़ लेना। इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है? बिल्डिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, महेश अकाउंट या बालन एंड कंपनी। तो इसमें से जो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है वो है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। जहां पर भी आपको ऐसे वर्ड दिखे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड वगैरह, तो आपने याद रखना है कि वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में होंगे। सो बी इसका सही आंसर है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, प्रीपेड रेंट क्या होगा? प्रीपेड रेंट, तो मैंने अभी कहा था ना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड ऐसा कुछ होगा तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। सो डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो अकाउंटेंट को अगर टोटल ऑफ द क्रेडिट कॉलम कम पड़ रहा है 200 से, तो ये डिफरेंस आप कहां पर जाके डालोगे? ये आप सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट कॉलम शॉर्ट हो रहा है, तो आप सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। सो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस को हम कब प्रिपेयर करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर, ऑन अ पर्टिकुलर डेट, फॉर ईयर, नन ऑफ द अबव। सो इसका जो आंसर है वो है ऑन अ पर्टिकुलर डेट पर हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। सो बी इसका सही आंसर है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, परचेज बुक को हम किस चीज़ के लिए रिकॉर्ड करते हैं? जितनी भी हमारी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स हैं, गाइस गुड्स याद रखना, और क्रेडिट परचेज, कैश अगर परचेज हम कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर गुड्स का क्रेडिट परचेज है तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक कैश बुक, एक ऐसी कैश बुक जिसमें डिस्काउंट कॉलम है, कैश कॉलम है और बैंक कॉलम है, उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक। तो इसमें 3 कॉलम बनते हैं, इसीलिए इसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक कहते हैं। सी इसका सही आंसर है। वहीं अगर इनमें से 2 ही होते तो उसको हम डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं, अगर एक ही होता तो सिंपल कैश बुक। और पेटी कैश बुक वो होता है जिसमें हम छोटे छोटे से एक्सपेंसेस करते हैं। तो इसका आंसर है सी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अगर डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अगर सिर्फ डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को ही हमने इसमें रिकॉर्ड किया है तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम सिंपल एंट्री, उसको हम सिंपल एंट्री कहते हैं। सो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जो पेटी कैश में भी यूज टू पे, पेटी कैश को हम क्या यूज करते हैं? जो भी हमारे पोस्टेज या कन्वीनियंस के रिगार्डिंग एक्सपेंसेस है, जो भी हमारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस है, उसको रिकॉर्ड करते हैं पेटी कैश बुक में। सैलरी मैनेजर की नहीं, फर्नीचर फिक्सचर्स नहीं, रॉ मटेरियल नहीं, ये ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास 85वां क्वेश्चन है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को कौन प्रिपेयर करता है? बैंक, बिजनेस, डेटर टू द बिजनेस या क्रेडिटर टू द बिजनेस? इसको प्रिपेयर करता है बिजनेस। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बिजनेस प्रिपेयर करता है। सो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगर कैश बुक का डेबिट कॉलम, अगर कैश बुक का बैंक कॉलम डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका क्या मतलब होता है? क्रेडिट बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो है क्रेडिट बैलेंस है एज पर द बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, यानी कि हमारे बैंक स्टेटमेंट पे क्रेडिट बैलेंस है। सो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन मनी इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक, जब आप मनी निकाल रहे हो बैंक से, तो बैंक क्या करता है? बैंक क्रेडिट करता है कस्टमर के अकाउंट को, बैंक डेबिट करता है कस्टमर के अकाउंट को, डेबिट और क्रेडिट करता है कस्टमर के अकाउंट को, नन ऑफ द अबव। जब आप एटीएम में जाके पैसे निकालते हो तो आपको एक मैसेज आता है, तो वो मैसेज क्या दिखाता है? कि योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय इतना अमाउंट। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगर बैलेंस एज पर द कैश बुक 2000 है और बैंक ने चार्ज किए हैं 50, ठीक है, और अभी तक आपने कैश बुक में वो शो नहीं किया है, तो बैंक स्टेटमेंट क्या शो करेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1950 क्रेडिट बैलेंस आप शो करेंगे। सो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन कैसे कॉज होता है? लैप्स ऑफ टाइम, यूजेज, एब्सोलियंस, ए बी सी इसका सही आंसर है। सो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी की वजह से डेप्रिसिएशन कॉज होता है। जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया तो इंपोर्ट इन इंडिया इज सब्जेक्ट टू, जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में तो क्या क्या आपको देना पड़ेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है BCD प्लस IGST। ठीक है, ये आप जीएसटी में अच्छे से पढ़ लेना एक बार, BCD प्लस IGST आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जो टैक्सेस हैं जो इंटर स्टेट सप्लाई में लगते हैं वो क्या होते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई में लगता है CGST एंड SGST। सो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी इंटर स्टेट बोला है, इंटर स्टेट में सिर्फ
गाइस इंटर स्टेट में सिर्फ IGST लगता है, ये लगता है इंट्रा में, ठीक है, इंट्रा स्टेट में कंफ्यूजन हो गया, आप ये देख लेना एक बार, IGST, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है समरी बजट हम किसको बोलते हैं? प्रोडक्शन बजट, मास्टर बजट, कैश बजट, सेल्स बजट। तो हम मास्टर बजट को बोलते हैं समरी बजट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट अज्यूम सिग्निफिकेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग बजट। सो द राइट आंसर इज कैपिटल बजट। तो गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट आर टर्म्ड एज, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, ओवरहेड, इसको हम कहते हैं गाइस ओवरहेड कॉस्ट। सो डी इसका सही आंसर हो जाएगा 94 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेजर अकाउंट है वो क्या होता है? फुटिंग, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड या फिर बैलेंस। तो ये होता है गाइस डेबिट साइड, तो हमें तो पता ही है डेबिट और क्रेडिट किस साइड होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो लेजर है वो प्रिंसिपल बुक है, इसमें क्या होता है? रियल अकाउंट, सिर्फ पर्सनल अकाउंट या ऑल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, तो इसमें सभी अकाउंट्स होते हैं। सो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एट द बैलेंस शीट द बैलेंस ऑन द एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज। बैलेंस शीट में जो एक्यूमुलेटेड प्रोविजन है डेप्रिसिएशन अकाउंट का वो क्या करते हैं? हम उसको ट्रांसफर करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट में, एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, सिंपली डिडक्ट करते हैं एसेट इन द बैलेंस शीट। सो इसका जो सही आंसर है वो हम डी, हम सिंपली बैलेंस शीट का जो एसेट साइड है उसमें से इसको रिड्यूस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक फाइनेंशियल मार्केट जिसमें शॉर्ट टर्म पेपर्स और बिल्स को हम लेते हैं और बेचते हैं, उसको हम बिल मार्केट, कमर्शियल मार्केट, कैपिटल मार्केट या फिर कॉल मार्केट कहते हैं, इसको हम बिल मार्केट कहते हैं। सो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कंपैरिजन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साल का अगले साल या किसी और साल के साथ, वो किस कंसेप्ट के अंदर आता है? गोइंग कंसर्न, अक्रूरल, कंसिस्टेंसी या फिर मटेरियलिटी। तो वो आता है कंसिस्टेंसी, यानी कि जो हमारा बिजनेस है वो चलता ही रहेगा, ठीक है। सो सी इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो बिजनेस है या फिर इकोनॉमिक एंटिटी कंसेप्ट है वो किस पर एप्लीकेबल होता है? ऑल ऑफ द अबव पर एप्लीकेबल होता है। सो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सोल प्रॉपर्टरशिप है उस पर भी, पार्टनरशिप है उस पर भी, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस है उस पर भी। सो ये थे हमारे अकाउंटिंग के 30 क्वेश्चन। डू शेयर विद मी कि आपको कितने मार्क्स आए हैं इस मॉक टेस्ट में। हमारे पास है इकोनॉमिक का सेक्शन। इकोनॉमी से हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है डैश डैश इंप्लाइज अ फाइनेंशियल मार्केट दैट प्रोवाइड्स इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर रेजिंग फंड्स एंड फैसिलिटीज, मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स, डिबेंचर्स, कमोडिटीज एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स। आपके पास ऑप्शन है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मोनोपोली मार्केट, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में ये सब चीजें आपको दिखती हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जो भी आपके पास फैसिलिटीज होती है मार्केटिंग की, रेज करते हो फंड वहां से, शेयर्स, डिबेंचर्स, कमोडिटी, ये सब आपको कैपिटल मार्केट में मिलता है। सो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मार्केट से हमने ये क्वेश्चन लिया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट ऑप्शन डज द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट इंक्लूड इन द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर होता है इनमें से कौन सा उसके अंदर नहीं आता है? ग्रांट टू स्टेट्स, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज या फिर डिफेंस एक्सपेंडिचर। द राइट आंसर इज डिफेंस एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। सो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जनरली जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है वो इन्फ्लेशन क्रिएट करती है। आप इसको कैसे चेक कर सकते हो? हाउ एवर इट कैन बी चेक्ड इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज करेगा एग्रीगेट सप्लाई इन द एग्रीगेट डिमांड रेशियो। जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो इंडिकेट करता है एज पेमेंट ऑन नेशनल डेट ओनली द एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है गाइस वो है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी चीजों से आप चेक कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। सो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस। हम क्यों अपना सरप्लस बढ़ाना चाहते हैं, हम क्यों अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं? कंट्रीज स्ट्रिंजेंट इंपोर्ट पॉलिसी, डेवलपमेंट्स इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, द कंट्रीज एक्सपोर्ट प्रमोशन वैल्यू, नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है डेवलपमेंट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट में डेवलपमेंट करने के लिए ही हम एक्सपोर्ट हम अपना सरप्लस में लाना चाहते हैं। सो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है अगर आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस करती है तो उससे क्या होता है? तो देयर विल बी नो इंपैक्ट, इट विल डिक्रीज, इट विल इंक्रीज, नन ऑफ द अबव। सो इसका जो आंसर है देयर विल बी नो इंपैक्ट। अगर आरबीआई रिड्यूस इट विल इंक्रीज, एक सेकंड, अगर आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस करती है तो वो इट विल इंक्रीज, क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डज द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गिव स्पेशल असिस्टेंट टू। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है वो किसको असिस्टेंस देता है? मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को, कॉटेज या एग्रीकल्चर फार्म्स को। इसका जो सही आंसर है वो है एमएसएमई, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है रीसेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज लार्जली ड्यू टू रेशनलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, लिबरलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंक्रीज इन डिमांड मार्केट। सो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो रीसेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है इंडिया का वो लार्जली लिबरलाइजेशन की वजह से हुआ, जो हमने गवर्नमेंट पॉलिसीज को लिबरलाइज किया है। 68 क्वेश्चन हमारे पास है डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ tendency of demand to क्या? Increase or decrease on the change of price, increase on the rising of price, decrease on the falling of price, consistency of demand on raising and falling price. So इसका आंसर है डी, elasticity of demand is a tendency of demand to increase or decrease on the change of price, ठीक है, जब प्राइस जो है वो चेंज होता है। सो ए इसका सही आंसर हो जाएगा 68 का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक सेक्शन का है जो 10 रुपये का नोट है उसमें किसका सिग्नेचर होता है? लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे आपको एक नोट्स के बारे में ही करेंसी से ही क्वेश्चन पूछा था। इस वीडियो में मैंने आपको करेंसी का क्वेश्चन डाला है। किसका साइन होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का, आरबीआई के चेयरमैन का, फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर आरबीआई। सो इसका जो सही आंसर है वो होता है गवर्नर आरबीआई के
कमेंट बॉक्स में बताना गवर्नर कौन है, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 रुपये नोट पर गवर्नर आरबीआई के गवर्नर का होता है। और लास्ट में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी का वो है मॉड वैट। मॉड वैट क्या है? ये मॉडिफाइड वैल्यू एडिड है, जैसे कि वैट होता था वैल्यू एडिड टैक्स, तो मॉड वैट क्या है? मॉडिफाइड वैल्यू एडिड, अ टर्म यूज्ड इन एक्साइज व्हिच इज न्यू स्कीम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, स्कीम व्हिच अलोज अ मैन्युफैक्चरर टू क्लेम इंस्टेंट रीइंबर्समेंट ऑफ द एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड या ऑल ऑफ द अबव। मॉड वैट के बारे में जितनी भी चीजें आपके बारे में है ये सब सही है। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी। शेयर कीजिएगा इकोनॉमी के सेक्शन में आपके 10 में से कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले हमारे कंपोनेंट की तरफ। अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो है स्टैट एंड मैथ, और हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ अ नंबर ऑफ 2 डिजिट इज फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज 35। सो आपने इसको सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है 1/20। अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे गाइस बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, सो ट्राई कीजिएगा इसको सॉल्व करने का। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो यूट्यूब पे बहुत वीडियोस बनाए हुए हैं चैनल्स ने, आप जाके वहाँ पे देखिए, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लास्ट वीडियो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए भी थे, बट अभी इतना टाइम नहीं है कि हम इनको सॉल्व कर पाए। मैं यहाँ पे बता दूंगी आंसर्स क्या क्या है। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ लेस देन 12 इन द थ्रो ऑफ 2 डाइस। तो इसका जो सही आंसर है गाइज वो है सी, 35/36। सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन हाउ मेनी वेज 6 पर्सन कैन स्टैंड इन अ क्यू एट अ टाइम, ठीक है। एट अ टाइम एक लाइन में 6 पर्सन कितने तरीकों से खड़े हो सकते हैं। सो इसका जो सही आंसर है वो है 720। कैसे आएगा 720? 6 पर्सन बोला है ना, तो 6 फैक्टोरियल निकालो, ठीक है। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 इज इक्वल टू 720। सो आपका आंसर आ जाएगा डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कुड बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल सो दैट वावल ऑक्युपाई द इवन प्लेस। वावल जो है वो इवन प्लेस पे आने चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो है 574, ठीक है। 574 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लाइब्रेरी इज यूज फॉर डेटा कलेक्शन इन किस मेथड में लाइब्रेरी को हम यूज करते हैं एज अ मेथड फॉर डेटा कलेक्शन? डॉक्ट्रिनल मेथड, नॉन डॉक्ट्रिनल मेथड, एम्पिरिकल रिसर्च मेथड, नन ऑफ द अबव। सो हम डॉक्ट्रिनल मेथड में लाइब्रेरी को यूज करते हैं। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम नॉन एज। जो अरेंजमेंट होता है डेटा का रोज एंड कॉलम में उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टैबुलेशन, क्लासिफिकेशन, उसको हम टैबुलेशन कहते हैं। सो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फादर ऑफ डेमोक्रेटिक स्टडीज किसको कहते हैं? फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज हम कहते हैं कार्ल मार्क्स को। सो सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन से ईयर को ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं? तो इसका आंसर है 1920, 1919, 21 या 18। इसका जो आंसर है वो है 1921। तो सी सही आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे स्टार्ट से है, फ्रॉम डैश डैश इट इज नोन दैट इवन बिफोर 300 BC अ वेरी गुड सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स वाज इन वोग। सो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही जो ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स है जो भी हम करते हैं कलेक्शन, ये बहुत अच्छा चल रहा था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। सो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे स्टार्ट से है, द इंडेक्स नंबर फॉर बेस ईयर इज ऑलवेज। इंडेक्स नंबर का बेस ईयर हमेशा क्या होता है? 1000, 200, 100, नन ऑफ द अबव। ये रहता है 100। सो सी, ठीक है। चलिए अब मैथ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अ सम फेस्ट अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज इतना एट अ टाइम इंटरेस्ट ऑफ 9% इन 5 years, व्हाट इज द सम? तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा 8925। कोशिश कीजिएगा कि आप इसको सॉल्व कर सके। कैसे करेंगे गाइस? देखो हमारे पास p इज इक्वल टू क्या बताया हुआ है 100 मल्टीप्लाई, फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ठीक है 4016.25 हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। हमारे पास जो ये है रेट और ईयर्स भी दिए गए हैं, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 401625/45। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 8925। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने फॉर्मूला लगाना है और आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लीनियर इक्वेशन से द लीनियर इक्वेशन 3x - 11y = 10 हैज, इनमें से कौन सा सोल्यूशन आएगा? यूनिक, टू, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। इसका आंसर है इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। सॉल्व करना इसको कैसे आएगा? बहुत ईजी है। एक बार आप सॉल्व करोगे ना तो आपसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। वैल्यू ऑफ अ लिमिट 0 cos x cos 2x इज, इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा हमारे पास e - 1/2। सो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉल्व करना। अब देखो यहाँ पे आपका सेट से है क्वेश्चन, इफ a = x y z then the number of subsets in the power set of a is, क्या आएगा पावर सेट ऑफ a? देखिए यहाँ पे देखिए आप, जो पावर सेट ऑफ a आएगा, पावर ऑफ a इज इक्वल टू, इसमें आपकी नल मैट्रिक्स आएगी और ये तीनों भी आएंगे x y z। उसके बाद इनका कॉम्बिनेशन आएगा, x y आएगा, y z आएगा और z x आएगा, और साथ में तीनों को मिला के भी आएगा, ठीक है। अब काउंट करोगे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर आ जाएगा आपका 8। बी इसका सही आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन यहाँ पे कम टाइम लेंगे सॉल्व करने के लिए वो मैं आपको यहीं पे करवा सकती हूँ, बट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करवा पाऊंगी। लेट आर बी आर रिलेशन ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एन आर एम इफ एन डिवाइड्स एम, इफ एन डिवाइड्स एम देन आर इज। आर क्या है? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसका जो सही आंसर है वो है रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। सो डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास मैट्रिक्स से है, आपने ढूंढना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं 2/2 की ये एक मैट्रिक्स आपके पास दी गई है 2/2 की, और इसका जो सही आंसर गाइज आपके पास है वो आ जाएगा 4 - 2 - 3 और 1, ठीक है। आपने क्या करना है? पहले को फैक्टर निकालना है, फिर एडजॉइंट निकालना है, आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2 × 2 3 फ्रॉम द x एक्सिस इज, इसका आंसर आ जाएगा 3। आप सॉल्व करके देख लेना एक बार। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ को-प्लानर वेक्टर्स विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड दैट कैन बी एडेड टू गेट अ रिजल्टेंट ऑफ 0। इसका जो आंसर है वो है 3, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ एक्स ये हमारे पास दिया गया है सिंगुलर है तो इनमें से क्या आपका आंसर आएगा? इसका आंसर आपके पास आएगा 4। सॉल्व जब आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सो डी इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सेट्स आर इक्वल? इनमें से कौन से 2 सेट्स जो हैं वो इक्वल हैं? आपके पास यहाँ पे सब कुछ है और ये वाला अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ये वाला ए वाला, ठीक है, ए 1 2 और b इक्वल टू 1, ये हमारे पास इक्वल है। सो ए इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो आई होप दैट आपके जो मार्क्स हैं वो 85 अबव रहे हैं। अगर 85 अबव आपके मार्क्स आए हैं तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा है, आपसे सेफ स्कोर में खेल रहे हैं। मॉक टेस्ट 1 से थोड़ा सा लेवल मैंने हाई किया है मॉक टेस्ट 2 में, और इसके आगे लेवल और इंक्रीज होगा। खुद को और ज़्यादा मोटिवेटेड रखें, एग्जाम आपका बहुत जल्दी है। और जो पार्ट आपको नहीं आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, जाइए उसको प्रैक्टिस कीजिए और अगली बार फिर से मॉक टेस्ट देने आइए। देखिए मॉक टेस्ट से आपको डरना नहीं है कि नहीं मेरे नंबर कम आ रहे तो मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा। अगर आप यहाँ पे 85 स्कोर कर रहे हैं, डेफिनेटली आप 90+ स्कोर करेंगे अपने फाइनल एग्जाम में, ये मेरी श्योरिटी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।